एक और बड़ी खबर हम आपको बताएं, एक और बड़ी बात जो पीट हेग्सेथ के बयानों से निकल रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर ग्रेविटी बॉम्ब गिराएगा। ग्रेविटी बम के हमले का मतलब बहुत बड़ी तबाही है। अमेरिका का कहना है कि हमारे पास ईरान पर हमले को लेकर सटीक गोला बारूद मौजूद है। ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों और ड्रोनों की संख्या में बहुत बड़ी कमी आई है। ईरान पर अब ग्रेविटी बम गिराएगा अमेरिका। क्या इसके मायने होते हैं वो हम आपको बताते हैं, उससे पहले आप सुन लीजिए पीट हेग्सेथ ने क्या कहा है। And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. More bombers and more fighters are arriving just today. And now, with complete control of the skies, we will be using 500-pound, 1,000-pound, and 2,000-pound GPS and laser-guided precision gravity bombs, of which we have a nearly unlimited stockpile. We used more exquisite standoff munitions at the start, but no longer need to. Our stockpiles of those, as well as Patriots, remains extremely strong. तो आपने अमेरिका के रक्षा मंत्री को सुना, और एक बात पर जोर अगर सुमित उनकी तरफ से दिया जाता है कि अनलिमिटेड स्टॉक। बहुत चर्चा हर जगह हो रही है इस बात की भी, न केवल कि ईरान की कितनी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, बल्कि अमेरिका का जो अपना जो उसकी वायु रक्षा है उसको लेकर जो उसके मिसाइल्स हैं वो किस हद तक डिप्लीट हो रहे हैं उसकी भी चर्चा हो जाती है। एक तो इस पर भी बताइए, और दूसरा ये ग्रेविटी बॉम्ब्स कितनी बर्बादी ला सकती हैं। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले क्योंकि श्वेता इस पूरे युद्ध को, इस पूरे संघर्ष को करीबन 105 घंटे हो चुके हैं। अमेरिका की तरफ से, वॉर डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले 100 घंटों का ब्यौरा दिया गया है। उसका खाका क्या है मैं आपको जरा एक बार ये बता दूं। सबसे पहले अगर आप बात करें कि 28 तारीख को 2 बजे रात के करीब अमेरिकी समय अनुसार इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है। 1 तारीख को ईस्टर्न टाइम के हिसाब से वो लगातार ईरानियन कोस्ट पर अपनी सुपीरियरिटी, उसके पूरे एरिया के अंदर अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लेते हैं। फिर उसी दिन तेहरान तक भी उनकी पहुंच हो जाती है, यानी 1 तारीख को लगभग वो तेहरान और ईरान के तमाम बड़े एरियाज के ऊपर उनकी सुपीरियरिटी हो जाती है। 2 तारीख को बॉम्बिंग दोबारा शुरू होती है और 3 तारीख को उनके अनुसार पर्शियन गल्फ में, अरेबियन गल्फ में, स्टेट ऑफ हॉर्मूज में वो हर तरफ से, हर इलाके के अंदर ईरान की नेवी की प्रेजेंस को खत्म कर देते हैं। और अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप लगातार पूछ रही हैं कि ग्रेविटी बॉम्ब का क्या इस्तेमाल होगा, दरअसल अभी उनकी एक सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर आपने उनकी बातों को सुना हो, वो है उस इनरिच यूरेनियम को लेकर जो अब तक उनकी पहुंच से बाहर है। अभी 100 घंटे की इस पूरी ब्रीफिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बताया गया, उसमें अमेरिका ने एडमिट किया कि 2 न्यूक्लियर साइट्स पर भी उन्होंने अटैक किया है। उन्होंने इसके बारे में भी जिक्र किया। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ऐसे ग्रेविटी बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उस पूरे एरिया को, यानी सिर्फ पिन पॉइंटेड नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर वो अटैक करेंगे इन बॉम्ब से तो वो पूरा इलाका तहस नहस हो जाएगा। उन्होंने कई बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल कर लिया, कई फेजेस के अंदर बम्बारमेंट कर ली, लेकिन शायद अमेरिका को वो रिजल्ट हासिल नहीं हो रहे जिनकी उपेक्षा उनको थी। तो ऐसे में अब वो अपने सबसे बेहतरीन ग्रेविटी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को चिन्हित किया जाएगा कि आखिरकार यहां पर वो उनकी मूवमेंट हो सकती है, इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं। तो शायद इसी वजह से इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को बड़ा इंटरेस्टिंग एआई वीडियो भी दिखाते हैं। एआई के जरिए जो जनरेट करके हम वो वीडियो, कैसे एक टोरपीडो निकलता है एक सबमरीन के भीतर से और उसके बाद जाता है उस जहाज की दिशा में जो उसका निशाना है और फिर उसको भेद देता है। उसके बाद आग की लपटों में वो, और धीरे धीरे वो जहाज डूब जाता है। देखिए किस तरीके से पहले निशाना साधा जा रहा है और उसके बाद पानी के नीचे से ही उस टॉर्पीडो को फायर किया गया और वो जाकर उस शिप को तहस नहस कर देता है। यही हुआ। एक हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो असली तस्वीर जो सामने आई है, और दूसरी उसको एक्सप्लेन करते हुए एआई जेनरेटेड वीडियो के जरिए हम आपको यह समझा रहे हैं कि किस तरीके से एक टॉर्पीडो निकलता है। लगभग 40 नॉट्स की स्पीड उसकी बताई जाती है, जिसमें वो तेजी से आकर और एक पास के टारगेट को खत्म कर लेता है। लेकिन पानी के नीचे, पानी की सतह के नीचे अमेरिकी पनडुब्बियों की वो मौजूदगी कहां तक कि
ईरान को सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कहीं भी रहिए, सुरक्षित नहीं है। इंटरनेशनल वाटर्स में इस ईरान के युद्धपोत को डुबो दिया गया है अमेरिका की तरफ से, और कुल 20 इस तरीके के उनके नेवल एसेट्स को बर्बाद करने का दावा अमेरिका कर रहा है। भारत के विशाखापट्टनम से अपने एक एक्सरसाइज को पूरा करके, एक फ्लीट रिव्यू को पूरा करके ईरान का यह जहाज निकल रहा था। जब श्रीलंका के नजदीक वो इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचता है, वहां पर अमेरिका की तरफ से निशाना साधकर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। चुन चुन कर जो खत्म करने की बात हो रही है प्रणय, वही चीज दिख रही है। लेकिन रोहित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, इस समय जो पीट हेग्सेथ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सारी बातें बताई गई हैं, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि बहुत क्लोज हैं अपनी ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लेने के। जी बिल्कुल, अमेरिका अगेन डबल डाउन कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बॉम्बिंग कैंपेन है, इट इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, और जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हो जाते, मीट नहीं कर लेते हम, तो ये चलने वाले समथिंग जो प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले दिन से कह रहे हैं, जो इजराइल भी कह रहा है। और बड़ी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि उन्होंने जब ये कहा कि ईरान विल नॉट बी एबल टू एक्ट फ्रीली इन इट्स स्काइज, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये कह देना कि अब जो है हमने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है ईरान को कि वो खुद के स्काइज यूज नहीं कर पाएगा। उनके जो शिप्स की बात करें, उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय करने की प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक ऑब्जेक्टिव दिया था, उसकी बात उन्होंने की। और एक और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही श्वेता, उन्होंने ये भी कहा कि द यूएस हैज किल्ड अ इरानियन ऑफिशियल जिसने प्लॉट किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प के असैसिनेशन अटेम्प्ट का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक पर्सनल रंजिश वाली जो बात थोड़ी देर पहले लोग कर रहे थे, आई थिंक वो भी है। ये कहना पीट हेग्सेथ का वहां पे आके कि हम बाकी ऑब्जेक्टिव्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को जिसने धमकी दी थी, उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, हमने उस ईरानियन ऑफिशियल को भी जो है मार गिराया है। तो अगेन, एज प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज सेड, एज सेक्रेटरी रूबियो हैज सेड, एज प्रेसिडेंट हैज सेड, अमेरिका इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। श्वेता, सुमित, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? मुकादम जो लगातार इंटेलिजेंस हेड हुआ करते थे, जिन्होंने 2024 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ था, उसके मास्टरमाइंड बताए जाते, कहा जाता कि पूरा प्लॉट जो था उन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन मैं एक रोहित से इसलिए भी श्वेता जानना चाह रहा था कि आखिरकार अमेरिका ने जो अपने 100 घंटों का ब्यौरा दिया है, उसमें अमेरिका ने भी अब माना है कि 2 न्यूक्लियर साइट्स पर उन्होंने अटैक किया है। लगातार इससे पहले ईरान ये बात कह रहा था कि इस्फहान और नतांज के पास अटैक किया गया, लेकिन अब अमेरिका ने भी उस बात को एडमिट किया है। तो क्या ये माना जाए कि लगातार मिलती असफलता के बाद ही रोहित अब इन ग्रेविटेबल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब ज्यादा और विध्वंसक इन इलाकों में अटैक देखे जा सकते हैं? देखिए, मिडनाइट हैमर के बाद ऐसे इंटरनल असेसमेंट हुई थी इसमें सुबह की, जितना हम इम्पैक्ट सोच रहे थे उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अब एक और बार जब ये मौका मिला है अमेरिका को, तो कोशिश ये पूरी है कि कहीं पे भी कोई भी कसर ना छोड़ी जाए, और इसलिए हो सकता है कि जो ग्रेविटी बॉम्ब्स की हम बात कर रहे हैं शायद उसका इस्तेमाल हो। तो जो मिडनाइट हैमर के बाद ऑब्जेक्टिव था शायद वो बच गया था। और ये तो खुद सेक्रेटरी हेग्सेथ और सेक्रेटरी रूबियो कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है न्यूक्लियर साइट्स का, साथ ही साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उन सबको अमेरिका खत्म करना चाहता है। तो आई थिंक ये ऑनगोइंग जो ऑपरेशन है उसमें हमें देखने को मिलेगा सुमित कि और भी ऐसी साइट्स आएगी जिस पे अमेरिका हमला करेगा। मैं श्वेता, आप अपना सवाल पूछें उससे पहले मुझे लगता है कि रोहित हमारे साथ है। मैं एक सवाल रोहित से पूछना चाहता हूं। रोहित, ये वॉर पावर रेजोल्यूशन जो सेनेट के अंदर रखा गया है और साथ ही अमेरिकी कांग्रेस में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इस युद्ध को जारी रखने का कितना अधिकार है? आपको क्या लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस जो अमेरिका की है, क्या वो इस पे फुल थ्रॉटल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाने देगी या उस पर अभी सवाल है, ब्रेक लग सकता है? प्रणय, 2 चीजें हैं। एक तो अगर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हर कोई इसे ऑपरेशन कह रहा है। एम्बेसडर माइक वॉल्स जो है यूएन में, वो इसे ऑपरेशन कह रहे हैं, सेक्रेटरी रूबियो इसे ऑपरेशन कह रहे हैं। हर कोई वॉर नहीं जो टर्म है उसे यूज नहीं कर रहा है पिछले 2 दिनों से। दूसरी चीज, देखिए अब तो ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली बहुत सारे ऐसे जो कांग्रेसमैन है और सेनेटर्स है वो इसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल मिड टर्म्स भी है अमेरिका में। तो अगेन, जब ये टेक्निकली प्रक्रिया तो ये होनी चाहिए थी कि लेटर पहले जाता, कांग्रेस को बताया जाता, उनसे अप्रूवल लिया जाता और फिर इस तरह का जो है वॉर लॉन्च किया जाता, पर हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई सेनेटर, रिपब्लिकन सेनेटर स्पेशली, क्योंकि उनकी मेजोरिटी है सेनेट में, अगर वो अपना पॉलिटिकल करियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं तो जरूर वो डेमोक्रेट्स का साथ देंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये आने के बाद भी मुझे लगता है ये डिसेंट के साथ जो है अप्रूव हो जाएगा। प्रणय,
तो देखिए, जिस युद्ध को हम इस समय देख रहे हैं उसे युद्ध ही नहीं कहा जाने का कारण आप समझिए, जो हम आपको, जो रोहित आपको समझा रहे हैं, इसे युद्ध ही नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हम यहां पर एक और हिस्से की तरफ आपको अब बढ़ाकर ले जाते हैं, जहां पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, उसका टाइमलाइन आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ा है। प्रणय, बिल्कुल, और आप ये देखिए इसके अंदर ये जो आप स्क्वेरिश स्पॉट देख रही हैं, हाँ। ये सारे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम थे और इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया गया। इसमें सारा वो चार्ट है कि बीते 100 घंटों के दौरान ये लड़ाई चली कैसे, जिसका जिक्र अभी सुमित कर रहे थे। एक और महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर, यहां पर ये लिखी हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान बंद कर सकता है, ईरान जो है उस पर ब्रेक लगा सकता है। इसको लेकर बहुत चर्चा हुई। यहां अमेरिका का यह दावा है कि ईरान का कोई भी युद्धपोत जो है वो इस समय अरब खाड़ी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर नहीं है। नो ईरानियन वॉरशिप इन अरेबियन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ ओमान। 3 मार्च के लिए ही कह दिया, तो ये 3 मार्च को बता दिया, और अब 4 मार्च की 4 मार्च की स्थिति है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अमेरिका की जो SSN है, यानी न्यूक्लियर सबमरीन ने इस जहाज को डुबोया है। तो आप ये उन्होंने सारे डिटेल्स दिए हैं। और इसके अलावा ये जो रेड स्पॉट देख रही हैं, यानी करीब करीब 27 एयर डिफेंस सिस्टम, और साथ ही ये जो रेड स्पॉट्स हैं, ये 24 प्रमुख ठिकाने हैं, जो कि जिसमें तेहरान भी शामिल है, वहां ऊपर की नॉर्थ की तरफ। तो ईरान की राजधानी तेहरान, इसके अलावा इस्फहान, नतांज, और ये जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं ऊपर, जो 2 स्पॉट येलो में दिख रहे होंगे, ये न्यूक्लियर साइट्स हैं। वहां पर रेडियो एक्टिव का साइन भी बना हुआ है। और साथ ही ये जो स्पॉट्स हैं, ये जो नजर आ रहे हैं, ईरान ने कहां-कहां वार किया है, ये उसका भी ग्राफ है पूरा। और आप कुल मिलाकर अगर आपको ये उतना स्पष्ट न दिख रहा हो, तो ये जितना आपको पीला लाल दिख रहा है, वहां से होते हुए ईरान की सीमा जाती है, साथ में इराक लगा है, और अमेरिकी फ्लैग्स जहां जहां दिख रहे हैं, अमेरिकी फ्लैग और आग, यानी कि उसके नजदीक अमेरिका के बेसिस है जहां पर अटैक किया है। लेकिन अगर आप वार की क्षमता देखें तो ईरान ने सबसे दूर कहां वार किया है, अगर आप इस नक्शे पर देखें तो यहां पर आपको निकोसिया के पास यानी साइप्रस तक ईरान ने वार किया है। यानी इसका दायरा यदि आप देखें तो यहां से वहां तक करीब करीब 2,500 से 3,000 किलोमीटर जो है उसका स्प्रेड बनता है। यानी उसका जो दावा अपनी मिसाइलों की क्षमता को लेकर रहा कि 3,000 किलोमीटर दूर तक वो वार कर सकते हैं, तो वो चीज यहां पर दिख रही है इस अमेरिका के जारी किए हुए नक्शे में भी। लेकिन इससे पहले कि हम इस नक्शे से उधर चलें, यहां पर आप ये देख लीजिए कि लगभग पूरा ईरान जो है उसके ऊपर बमबारी की गई है, और वो ऐसे में की गई है जबकि ईरान भी काफी ईरान में शहरों में काफी घनी आबादी है, और इस समय ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सड़कों पर लोग मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान के ऊपर जिस प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं पीट हेगसेथ, उन प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक टारगेट किया गया है। उसी की निशाना था कि कल कूम के अंदर जहां पर वो बैठक चल रही थी, उसको निशाना बनाया गया नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए। कुल मिलाकर लेकिन सुमित, जिस तरह का यहां पर नक्शे पे भी हम ईरान की स्थिति देख रहे हैं और पीट हेगसेथ के उन सभी बयानों में भी देख रहे हैं, अब बहुत मुश्किल होगा ईरान के लिए भी कि कोई बड़ा पलटवार वो कर पाए, नंबर 1। दूसरा, जो वो अगर सोच भी रहा है कि टिका रहे, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके भी हाथों से एक तरीके से पूरी स्थिति फिसलती हुई बहुत तेजी से दिख रही है। बिल्कुल, और देखिए ऐसा होना संभव इसलिए भी है क्योंकि श्वेता, अभी से पहले, क्योंकि हमने लगातार बात कर रहे थे कि देखिए सबसे पहले उनकी मिसाइल पावर और उनकी ड्रोन पावर आती है, फिर उनकी नेवल पावर आती है, और फिर जो बचा कुचा ईरान के पास है वो लगातार उनकी आप कह सकते हैं एयरफोर्स है या फिर उनकी इंटेलिजेंस काम करती है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या था, दोनों बड़े बिंदुओं पर, सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर उन्होंने टारगेट किया। सबसे पहले उनकी जो एयर सुपीरियरिटी थी वो अपने हाथ में ले ली। लगातार उन इलाकों के अंदर अब अमेरिका के फोर्सेस के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो है, इजराइल के एयरक्राफ्ट जो है, वो लगातार आराम से घूम सकते हैं, वो लगातार वहां पर अपनी डोमिनेंस जमा सकते हैं। फिर दूसरा, अब समंदर के रास्ते लगातार जो थे उनकी नेवी को इतना कमजोर कर दिया कि वो ना के बराबर ही रह गई। तो अब वहां पर भी उनकी नेवल प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जब ये दोनों ही स्ट्रांग हो जाएंगी तो आखिरी तीसरा विकल्प बचेगा ग्राउंड के ऑपरेशंस को चला पाना और ग्राउंड पर अपनी डोमिनेंस जमा पाना। लेकिन जब आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन रहेंगी तो फिर ग्राउंड पर अपने डोमिनेंस को जमाना इतना मुश्किल नहीं रह जाएगा। अगर आप ये सोचते भी हैं कि देखिए हम इन दोनों चीजों के बावजूद हमें कोई ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट करनी चाहते हैं, जिसको अभी वो रूल आउट नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले 2 फेज के अंदर ही अमेरिका को जो बड़ी सफलताएं हासिल होनी थी उन्होंने हासिल कर ली। रिजिम में वाइप आउट कर दिया, लगातार रिजिम को आपने खत्म कर दिया। आप उनके एयर में डोमिनेट करते हैं, आप उनके नेवल एरियाज में डोमिनेट करते हैं, तो फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं। आप लगातार उनके एरियाज को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में सक्षम है। बहरहाल 105 घंटे जिस युद्ध को पूरे हो चुके हैं, तो इस युद्ध के 3 बड़े किरदार ईरान, इजराइल, अमेरिका की रणनीति की बिग पिक्चर देख लीजिए।
इजराइल की रणनीति है कि हर नेता को मारेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा है कि अगर अली खामेनेई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। कात्स ने यह भी कहा कि नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल उसे ढूंढ लेगा। ईरान की रणनीति है कि अब गुरिल्ला वॉर होगा, 31 राज्य से लड़ाई छेड़ी जाएगी। मतलब यह है कि सेंट्रल कमांड के आदेश का इंतजार नहीं करना है। और अमेरिका की रणनीति बांटो और ईरान जीतो। असल में अमेरिका ने कल ही कहा था कि जो भी ईरान की सत्ता के खिलाफ खड़े होंगे उनका समर्थन अमेरिका करेगा, उनका साथ अमेरिका देगा। अमेरिका कह रहा है कि यह तो अभी शुरुआत है, सोचिए अगर शुरुआत है तो फिर अंत क्या होगा।